उस लड़की के बारे में नर्सिंग होम में बातें किया करते थे। कोई कहता कि बिन ब्याही माँ, कुछ लोग तो उसको चुड़ैल बताते थे, चुड़ैल, और न जाने क्या क्या कहते थे। और जिस रात वो बच्चा गायब हो गया तो वो पागल हो गई। लेकिन वो बच्चा गायब कैसे हुआ? सुना है कि नर्सिंग होम वालों ने उस बच्चे को किसी को दे दिया, क्योंकि वो लड़की ना तो उस बच्चे को दूध पिला रही थी और ना ही उससे प्यार कर रही थी, बल्कि उसको घृणा की दृष्टि से देख रही थी। और बच्चे के जाते ही ममता जाग उठी और पागल हो गई। यानी जब तक बच्चा उसके सामने था वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही वो हाँ? पहले भी नर्सिंग होम का स्टाफ उस लड़की को पागल ही समझता था। वो अपने आप से कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, खुद ही बोलती रहती थी, और कई बार तो ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि सारा स्टाफ उससे डरने लगा था। और उस बच्चे के गायब होने के बाद वो हर कमरे में जाती, बच्चे को ढूंढती और चीख चीख कर कहती, मेरा बच्चा गायब हो गया, मेरा बच्चा कोई ले गया। तो जब आग लगी थी तो बच्चा नर्सिंग होम में नहीं था? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो लड़की चीख चीख कर सबको चेतावनी दे रही थी कि उस बच्चे को कोई नहीं संभाल पाएगा। वो शैतान है, शैतान, सबको खत्म कर देगा, अस्पताल वालों को भी, तुमको भी, और लड़की को भी, सबको खत्म कर देगा वो शैतान। आप डर गए, मैं डर गया। और आगे बोलो गंगाराम। तभी मुझे एक भेड़िए के गुर्राने की आवाज आई। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे दो दहकती हुई आंखें दिखाई दी जो आग उगल रही थी। मैं डर गया। तभी उस लड़की के चीखने की आवाज आई, वो आ गया। बच्चा नहीं मिला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। मैं डरने लगा, मैं डर गया और हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से बाहर आया। बाहर आकर मैंने एक पल बाद ही देखा तो सारा नर्सिंग होम धू करके चल रहा था। मैं भागने को हुआ मगर पता नहीं मेरे पैर जड़ हो गए, मैं वहां से हिल भी नहीं पाया और आग ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मैं जलने लगा, मैं जलने लगा। गंगाराम प्लीज बस हो गया, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, बस हो गया अभी। लेकिन प्लीज वो प्लीज लेट्स गो। मैं चल गया। वो शैतान है, किसी को नहीं छोड़ेगा। बस यहीं पे रोक दो। ये क्या हो? ये नर्सिंग होम और बस्ती तो ऐसे लग रहे हैं जैसे भयानक आग की चपेट में आकर खत्म हो गए हो। क्या देख रहे हैं साहब? एक जमाने में डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम था। जानता हूं मैं, लेकिन
ये सब कैसे हुआ? कोई 12 साल पहले की बात है। 12 साल? हाँ साहब। अमावस की एक रात अचानक नर्सिंग होम में भीषण आग लगी। नर्सिंग होम के साथ साथ अगल बगल की दुकानें और घर भी उस भीषण आग की चपेट में आ गए। लेकिन ये आग लगी कैसे? ये तो साहब कोई नहीं जानता। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी बिठाई, मगर आप तो जानते हैं इंक्वायरी बैठ जाती है लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। अच्छा, इस आग में डॉक्टर शर्मा और उनका परिवार कहीं? नहीं साहब, वो लोग तो बच गए, मगर उस हादसे के बाद ये बस्ती हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ओह, क्या तुम बता सकते हो इस वक्त वो कहाँ रह रहे? साहब सही तरीके से तो पता नहीं है, मगर सुनने में आया था कि पास के कजरिया गांव के शिव मंदिर के आसपास रहते हैं। शुक्रिया। चलो कजरिया गांव ले लो। अरे सुनिए भाई साहब, ये डॉक्टर शर्मा का घर कहाँ पर है? आगे से राइट। वहाँ? चलो बस यहीं पर। कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर शर्मा यहीं रहते हैं? जी हाँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पर क्यों मिलना चाहते हैं? आप शायद डॉक्टर शर्मा की बेटी हैं तन्वी, राइट? जी हाँ। मैं डॉक्टर शर्मा का बहुत पुराना दोस्त हूँ। ढोलपुर आया था तो सोचा मिलते हुए चलो। लेकिन इससे पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। बेटी, हम जब बहुत ज्यादा आपस में मिलते थे तो तुम बहुत छोटी सी थी। 12 साल हो गए डॉक्टर शर्मा से मिले। ओके, आइए। थैंक यू। बाबा, आपसे कोई मिलने आए हैं। बेटी, दरवाजा खिड़कियां सब बंद कर दे। इसके साथ जो आया है उसको अंदर मत घुसने देना। जा 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 जा, जा। मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा वो, मार डालेगा वो। डॉक्टर शर्मा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहचान लिया है मैंने तुझे। तू रवि मल्होत्रा है ना? और वो भी तेरे साथ आया है। मैं जानता था तू भी आएगा और वो भी तेरे साथ आएगा। मैं अकेला आया हूं शर्मा, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? झूठ झूठ बोलता है तू। शर्मा, घबराओ मत, बैठे यहाँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, रवि मल्होत्रा, तुम्हारा दुश्मन नहीं।
तुम्हें पता है, वो दुश्मन है हमारा। हम सबको मार डालेगा, जान ले लेगा हमारी। समय आ गया है, अब समय आ गया है। बरसों से इनकी यही हालत है। ये अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। जैसे मैं पागल हो गया हूं, तुम भी पागल हो जाओगे। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। तुम भी क्या कर सकते थे और मैं भी क्या कर सकता हूं। ये क्या कह रहे हो यार? तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। 12 साल पहले मुझसे ये गलती हुई थी। 12 साल से मैं इस खौफ में जी रहा हूं। 12 साल से तुम्हारा चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। 12 साल की ये दहशत भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। 12 साल में पहली बार बाबा ने मेरे अलावा किसी को पहचाना है। यकीनन आप इनके करीबी रहे होंगे, पर पता नहीं ये कैसा खौफ है। बाबा एक ऐसे डॉक्टर रह गए जिन्हें कोई दूसरा डॉक्टर ठीक ही नहीं कर सकता। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है, डॉक्टर शर्मा और डर। I mean, इनके जैसा तो बहादुर इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। घने जंगलों में अकेले चले जाते थे। No, I don't believe this. I cannot associate fear with Dr. Sharma. तुमने उस भयानक मौत को नहीं देखा जो 12 साल से मेरी ओर बढ़ी आ रही है। शर्मा, तुम तो मौत से जिंदगी छीन लाते थे, फिर अब क्या हो गया? तुम जानते हो मुझे क्या हुआ है, तभी तो यहाँ आए हो। तुम भी उसका असली रूप देख चुके हो ना। एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो तुम? उस बच्चे की। तुम उसकी सच्चाई जानना चाहते हो ना। जानवर जात है वो, शैतान है, मौत का फरिश्ता, द डेविल हिमसेल्फ। ये आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ये जानता है। मुझे पता था तुम मुझसे आकर पूछोगे कि मैं उस रात जंगल क्यों गया था। वो लड़की जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था, मैंने सोचा वो पागल है। मैंने उसे कहा कि बच्चा भूखा है, उसे दूध पिला दे। उसने कहा ये बच्चा भेड़िए का दूध पीता है। भेड़िए का। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरी गलती की मुझे सजा मिल गई है। मेरा क्लिनिक जल गया, मेरे साथी खत्म हो गए, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास खोने के लिए सिर्फ मेरी बेटी बची है। मौत को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन टाला जा सकता है। जब तक हो सकता है मुझे तन्वी को बचाना है। शर्मा देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए और दोबारा लौटकर यहाँ मत आइएगा। जाइए। लेकिन प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज। मैं अपने बाबा को इस हालत में नहीं देख सकती। ये आदमी दोबारा आए तो दरवाजा मत खोलना, और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना।
जा 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 जा, दरवाजा बंद कर दे, अच्छी तरह से बंद कर दे। अच्छा किया बेटी, दरवाजा बंद कर दिया। वो मार देगा, वो सबको मार देगा, सबको मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा। आप अभी तक गए नहीं? अपने दोस्त से जो कुछ भी सुना बहुत धक्का लगा मुझे। अपने आप में ही मैं उलझ गया। मेरी अंतरात्मा में जैसे जंग सी छिड़ गई है। जो कुछ भी आपने सुना है मैं हमेशा से यही सुनती आ रही हूँ, और बाबा इसके अलावा कुछ कहते ही नहीं है। मैं परेशान होती रही ये सुनकर कि ये सब कैसे हो सकता है, कैसे एक मासूम बच्चे को शैतान का रूप दिया जा रहा है। इतना अजीब था ये सब। अजीब ही है, ये सब नॉर्मल माइंड की बातें नहीं है बेटे। कैसे विश्वास करूं? 12 साल से मुझे लगता था कि बाबा के ये सब वाइल्ड इमेजिनेशन है और वो हेलुसिनेट कर रहे हैं, लेकिन अब ये लगने लगा है कि बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं उनकी बातों में सच्चाई है। और इसी बात का डर है मुझे। अब देखिए, बाबा हमेशा उस बच्चे का जिक्र किया करते थे, कहते थे कि वो बच्चा उनके दोस्त के पास है, पर मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था। लेकिन उनकी ये बात भी सच निकली, आप उनके दोस्त हैं और वो बच्चा आपके। कैसे मान लूं ये सब मैं अपने बच्चे के बारे में? कैसे मान लूं कि ये सब सच है? जिस रात वो बच्चा गायब हो गया तो वो पागल हो गई। लेकिन वो बच्चा गायब कैसे हुआ? सुना है कि नर्सिंग होम वालों ने उस बच्चे को किसी को दे दिया। अच्छा, इस आग में डॉक्टर शर्मा और उनका परिवार कहीं? नहीं साहब, वो लोग तो बच गए, मगर उस हादसे के बाद ये बस्ती हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुझे पता था तुम मुझसे आकर पूछोगे कि मैं उस रात जंगल क्यों गया था। पर मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी ये बात भी सच निकली, आप उनके दोस्त हैं और वो बच्चा आपके। कैसे मान लूं ये सब मैं अपने बच्चे के बारे में? कैसे मान लूं कि ये सब सच है? शायद तुम मुझे समझ सको। तुम अपने बाबा के साथ रहती हो जो 12 साल से इस कंडीशन में है, लेकिन तब भी तुमने उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। मैंने अपने बेटे को 12 साल से पाला पोसा है, उसे बड़ा किया है, उसे चाहता हूं, बेहद प्यार करता हूं उसे। सिर्फ इस तरह की बातों के लिए मैं उससे अपना मुंह मोड़ लूं? नहीं बेटी, मेरे सीने में भी एक बाप का दिल है जो इस तरह की हर बात को मानने से इनकार करता है। बाबा को इस बात का गिल्ट है कि उनकी वजह से वो बच्चा आपके पास है और उनकी वजह से उनके सबसे अच्छे दोस्त का नुकसान हो सकता है। शायद यही उनकी इंस्टेबिलिटी का मेन कारण है। जरूरी तो नहीं कि डॉक्टर शर्मा ने आज तक जो भी कुछ कहा वो सब सही है। ये भी तो हो सकता है कि जब उनका हॉस्पिटल जल गया, जब उनके साथी और दोस्त जलकर मर गए, उनकी बीवी गुजर गई, तो इन हादसों ने डॉक्टर शर्मा के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया होगा। इसीलिए ये सारी चीजें वो मेरे बच्चे से जोड़ते हैं। ये भी तो हो सकता है कि नहीं? अंकल, मैं तो यही चाहूंगी कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच हो, किसी मासूम पर आंच ना आए और आप खुशी खुशी घर जाइए। कैसे फेस करूंगा अपने बच्चे को ये सारी बातें सुनने के बाद? वो तो बच्चा है, उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? वहां शहर में हत्याएं हुई हैं, पुलिस तहकीकात कर रही है, मेरे बच्चे पर शक किया जा रहा है, और उसी शक को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया था कि शायद शक दूर हो जाए, लेकिन शक दूर नहीं हुआ और गहरा हो गया। कल अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा? वो टूट जाएगी। जितना प्यार वो उससे करती है मैं जानता हूं मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा।
मेरे सामने तो अब अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है। हिम्मत रखिए, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आई होप सो। जब भी मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो बस यही सोचता हूँ, क्या एक मासूम सा छोटा सा प्यारा बच्चा ये सब कर सकता है जो पुलिस इस पर इल्जाम लगा रही? नहीं। क्या इसके नन्हे हाथ किसी का खून कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा बच्चा दूसरों से अलग जरूर है, लेकिन ये अलग क्यों है यही जानने मैं यहाँ आया हूँ। और जब ये मुझे जानकारी मिली कि ये इंसान नहीं है तो मैं तो एकदम टूट सा गया, डिस्टर्ब हो गया हूं मैं बेटी। लेकिन आजकल इस मॉडर्न जमाने में इस तरह की बातों को तूल देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो जो पुलिस वाले आए थे सिर्फ यही जानने आए थे कि वो बच्चा भेड़िए का है। क्या मुझसे पहले भी यहाँ कोई आया था? जी हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर और जर्नलिस्ट रूबी। अच्छा, तो वो लोग यहाँ भी पहुंच गए। अब तो बात बहुत आगे बढ़ रही है। अंकल, आप ठीक तो है ना? पानी लाओ आपके लिए। नहीं नहीं बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भीतर जाओ और देखो अपने पापा का ख्याल रखना। आइए। अरे सुनिए, देखिए कौन आए हैं। अरे सुनिए तो, देखिए कौन आए हैं। जल्दी आइए। रवि भाई साहब। प्रदीप। जीते रहो। कितने सालों बाद खबर ली आपने? अरे भाई साहब, आप अकेले आए हैं? सुधा भाभी कहाँ है? आपका बेटा कहाँ है? लगता है भाई साहब आप हम लोग को भूल गए हैं। माला, भाई साहब आए हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम करो, बहुत टाइम मिलेगा शिकायतों के लिए। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं लाती हूँ। आइए भाई साहब, प्लीज। मुझे खबर कर देते, मैं आपको लेने स्टेशन आ जाता। बस सडनली प्रोग्राम बन गया प्रदीप। किसी जरूरी काम के लिए डॉक्टर शर्मा से मिलना बहुत जरूरी हो गया था। डॉक्टर शर्मा? लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ प्रदीप, उनकी हालत के बारे में तो मुझे यहाँ पर आकर पता चला। कभी खबर ही नहीं दी तुमने? भाई साहब, जिस दिन आप बच्चे को गोद लेके यहाँ से गए थे, डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम उसी रात जलकर खाक हो गया। डॉक्टर शर्मा तो पागल से हो गए। बहुत से लोगों की जानें गई थी। पुलिस बहुत पूछताछ कर रही थी। मैंने सही नहीं समझा कि इस बात की खबर आपको दी जाए या आपका नाम भी लिया जाए। लेकिन क्यों? धौलपुर में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ के लोगों को आप जानते हैं, हर चीज को प्रकोप के रूप में देखते हैं। अजीब अजीब किस्से कहानियां सुनाई दे रहे थे। मैंने सोचा इन सब बातों से आप दूर रहें तो बेहतर है। भाई साहब, क्या हमारा मन नहीं करता सुधा भाभी से मिलने का? आपका बेटा भी तो अब 12 साल का हो गया होगा, आप उसे क्यों नहीं लेकर आए? माला, रवि भाई साहब हमसे मिलने नहीं आए, ये तो डॉक्टर शर्मा से मिलने आए हैं। प्रदीप, कभी हुआ है ऐसा कि मैं धौलपुर आया हूँ और बगैर तुम लोगों से मिले चला गया? वो तो एक अरसा हो गया भाई साहब। बच्चे का नाम क्या रखा है? राहुल। राहुल? बिल्कुल भगवान का रूप होगा। सुधा भाभी ने उसे सर्वगुण संपन्न बनाया होगा। भाई साहब, कभी धौलपुर उन्हें भी लेकर आइए ना। डॉक्टर शर्मा तो, भाई साहब जिस काम के लिए आप आए हैं वो तो हुआ नहीं होगा। मुझे हुक्म दीजिए, बताइए क्या करना? नहीं, कुछ नहीं, बस अब मैं लौट जाऊंगा। समझती हूँ भाई साहब, अपने एक अच्छे दोस्त की हालत को देखकर आपका मन बहुत खराब हुआ होगा। पता नहीं भगवान भी उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं। शायद शैतान भी किसी का इतना बुरा हाल नहीं करता होगा। मैंने कहा था इनको कि आपको खबर कर दी, पर यहाँ पर पत्रकार रोज एक एक नई कहानियां छाप रहे थे। और जानते हैं भाई साहब,
एक पत्रकार को तो ये भी मालूम हो गया था कि जिस दिन नर्सिंग होम में आग लगी थी उस दिन आप एक बच्चा वहां से लेकर गए थे। और जानते हैं भाई साहब, एक पत्रकार को तो ये भी मालूम हो गया था कि जिस दिन नर्सिंग होम में आग लगी थी उस दिन आप एक बच्चा वहां से लेकर गए थे। पत्रकार मेरा दोस्त था, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने उससे कहा, खामखा आप लोगों की अटकलों में भाई साहब परेशान हो गए। ठीक किया तुमने प्रदीप। ये प्रेस वाले तो एक छोटी सी बात को धारावाहिक कहानी बना देते हैं। जी हाँ, बेकारी भाभी और राहुल पर इसका असर पड़ता। भाई साहब, मैं तो तरस गई हूँ आपके चांद के टुकड़े को देखने के लिए। आपने उससे कभी बताया है कि उसके चाचा चाची ढोलपुर में रहते हैं? माला, जब मैं उसे ढोलपुर लेकर आऊंगा तो तुम खुद उसे पूछ लेना। भाई साहब, एक लड़की यहाँ पूछताछ करने आई थी। यहाँ? तुमसे? कौन? मुझसे नहीं भाई साहब, एक रूबी गुजराल नाम की लड़की मेरे पत्रकार दोस्त से मिली थी। उसी नर्सिंग होम के हादसे के सिलसिले के बारे में, लेकिन वो खास तौर से किसी बच्चे के बारे में जानना चाहती थी। उस पत्रकार ने बातों ही बातों में पक दिया कि आप उस नर्सिंग होम से बच्चा गोद लेके गए थे। ओह, तभी। और मैं तब से यही सोच रहा था कि डॉक्टर शर्मा ने यह गलती की है, क्योंकि हम लोगों ने आपस में तय किया था कि हम इस राज को आखिर तक राज ही रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि राहुल को किसी भी तरह से पता चले कि वो मेरा असली बेटा नहीं है। भाई साहब, मैंने बहुत डांटा उस पत्रकार को कि जब वो इतने साल चुप रहा, आप क्यों बक दिया? वो रूबी गुजराल तो अभी भी यही है, पता नहीं क्या तलाश कर रही है वो तो डॉक्टर शर्मा के यहाँ भी गई थी। क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है वो? देखना, वो यहाँ भी आएगी। भाई साहब, मैं उसे इस दहलीज पर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ माला, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है। लेकिन भाई साहब, वो जानना क्या चाहती है? कुछ नहीं प्रदीप, फिजूल की बातें। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, खाना खाकर जाइए। नहीं माला, आज नहीं, और कभी। इतने अरसे बाद आए, साथ में मिलकर खाना खाएंगे तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। खुशी तो मुझे बहुत हुई है यहाँ आकर, और इससे भी ज्यादा ये जानकर कि मेरे दोस्त डॉक्टर शर्मा ने मेरे बेटे के राज को अब तक राज रखा। मैं चलता हूँ, नमस्कार। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। पापा कहाँ गए? वो ढोलपुर गए हैं। मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। वो ढोलपुर क्यों गए? बेटा, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा। नहीं माँ, उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। क्या मैं पापा का बेटा नहीं हूँ? क्या मेरी बीमारी से ज़्यादा ज़रूरी उनका काम है? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं तो वो मुझे छोड़कर ढोलपुर नहीं जाते। इस वक्त? क्या बात है, आप इतना परेशान लग रहे हैं? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं बस किसी भी तरह से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ
कि मेरे बेटे के असली माँ बाप कौन है। देखो, अगर मुझे ये पता चल जाए तो मुझे मेरी समस्या का हल ढूंढने में बहुत आसानी होगी। बच्चे के बाप के बारे में शायद कोई नहीं बता पाएगा, पर मैं माँ के बारे में जानती हूँ। कौन है वो? मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? दरअसल वो नर्सिंग होम के साथ जलकर मर गई। कुछ नहीं जानती? कौन थी, कहाँ से आई थी, कुछ भी? दरअसल बात ऐसी थी, एक रात माँ और बाबा संगरोली से वापस आ रहे थे और 50 किलोमीटर के बाद जंगल से बाबा को एक चीख सुनाई दी। उन्होंने गाड़ी रोक ली और माँ के मना करने के बाद भी वो उस घने जंगल में बिना डरे चले गए और आधे घंटे बाद लौटे। बाबा के साथ वो लड़की और उसका नवजात शिशु था और उन्हें उस नर्सिंग होम में रख लिया गया। वो जंगल का रास्ता किस तरफ है? एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर वो संगरोली से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब वहाँ रोड बन चुकी है और जंगल पुरानी सड़क की तरफ है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि डॉक्टर शर्मा को वो लड़की जंगल से मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भाई साहब, ओ भाई साहब, संगरोली चलोगे? हाँ बिल्कुल चलूंगा, लेकिन पहले तेजपुर जाऊंगा, फिर तेजपुर से संगरोली। क्यों? इतना लंबा रास्ता क्यों? वैसे भी मुझे संगरोली नहीं जाना है। ढोलपुर संगरोली रोड पर संगरोली से 50 किलोमीटर पहले जाकर वापस आ जाना बस। ठीक है, सीधा सीधा चलते हैं, लेकिन पूरे 2500 लूंगा। 2500 रुपए? इतने ज्यादा पैसे? वो जगह है ही कितनी दूर? सवाल दूरी का नहीं है बाबूजी, खतरे का है। मैं तो बोलूं, ये वक्त आपको कोई लेके जावे नहीं। वैसे भी संगरोली कोई जाना नहीं चाहे। अगर कोई जाता तो सुबह सुबह जाता और शाम होने से पहले पहले वापस आ जाता। ऐसी क्या बात है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता? क्या खतरा है वहाँ? एक अनजाना खतरा, जिसने उस रास्ते पर चलने वाले लोगों के मन में खौफ भर दियो है। वहाँ गड्डी अचानक खराब हो जाती है, वो शीशे टूट जाते हैं, अजीब अजीब से एक्सीडेंट होते हैं। पिछले 12 सालों में ना जाने उस रास्ते पर चलने वाले कितने लोगों की मौत हो गई और कितने गायब हो गए। 12 साल? 12 साल पहले डॉक्टर शर्मा का नर्सिंग होम चला। 12 साल पहले वो पागल हुए थे। 12 साल पहले जहां से वो बच्चा लाए थे, वहां इतना खौफ फैला हुआ है। क्यों बाबूजी, पड़ गए ना सोच में? ये सच जानकर अच्छे अच्छे घबराकर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारी ये सब बातें सुनकर तुम्हारे 2500 की मांग वाजिबी है। चलो मेरे। ठीक। तन्वी की कहानी डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक के बाहर मिले वो फुटप्रिंट्स, औरत के जो भेड़िए में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कहानी के पर्दे एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये केस उलझते ही जा रहा है। तन्वी की कहानियां सुनी सुनाई हैं, हियर से। अगर उनमें सच्चाई खोजनी है तो हमें संगरौली के जंगलों में जाना पड़ेगा। पर कहानी में सच्चाई तो है, राइट? रूबी, अगर हम सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि राहुल भेड़िए का बच्चा है, तो 12 साल पुरानी घटना का उस जंगल में कोई सबूत नहीं बाकी रहा होगा। लेकिन हमें सिर्फ ये साबित नहीं करना है, कुछ तो है। राहुल, वो गुफाएं और संगरौली का जंगल, ये कड़ियां हैं जो जुड़ी हुई हैं। इनमें सच्चाई खोजना अब बेहद जरूरी हो गया। नहीं, फॉरेस्ट तो जाना ही है, उसमें दो राय नहीं है, पर ऑफिसर, इतना बड़ा जंगल है, वो एग्जैक्ट स्पॉट कैसे मिलेगा? शुरुआत कहाँ से करेंगे? अगर उस जंगल में कुछ है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा।
यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से जाकर मिलते हैं। जंगल पहुंचने के लिए उनकी डिपार्टमेंट की मदद लेते हैं। What do you think? Yeah, I mean that's a good start, yeah. Let's go. जब उनका हॉस्पिटल जल गया, जब उनके साथी और दोस्त जलकर मर गए, उनकी बीवी गुजर गई, तो इन हादसों ने डॉक्टर शर्मा के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया होगा। इसीलिए ये सारी चीजें वो मेरे बच्चे से जोड़ते हैं। वो रूबी गुजराल तो अभी भी यही है, पता नहीं क्या तलाश कर रही है वो तो डॉक्टर शर्मा के यहाँ भी गई थी। क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है वो? मैं तो बोलूं ए वक्त आपको कोई लेके जावे नहीं। वैसे भी संगरोली कोई जाना नहीं चाहे। अगर कोई जाता तो सुबह सुबह जाता और शाम होने से पहले पहले वापस आ जाता। ऐसी क्या बात है कि वहां कोई जाना नहीं चाहता? क्या खतरा है वो? एक अनजाना खतरा। अगर उस जंगल में कुछ है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से जाकर मिलते हैं। जंगल पहुंचने के लिए उनकी डिपार्टमेंट की मदद लेते हैं। What do you think? अर्जुन राठौर साहब घर पे है? जिस सवाल है। मिस्टर राठौर, मेरा नाम रणवीर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और ये रूबी है, जर्नलिस्ट। हेलो। हेलो, बैठिए। आइए। कहिए। हम लोग संगरोली के जंगल में जाना चाहते हैं और उसके लिए आपकी मदद चाहिए। मिस्टर राठौर, दीव में कुछ हादसे हुए हैं जिनके सुराग हम यहाँ तलाशते आ रहे हैं। संगरोली के जंगलों में जाना मानो जान हथेली पर रख के जाना है। हरीश्वर के डीओ के केस के जोड़े हादसे के सुराग इतने दूर यहाँ के जंगलों से मिलेंगे? पूरा भरोसा है मुझे। मिस्टर रणवीर, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ पिछले 12 सालों से कुछ अजीब और गरीब हादसा हो रहे हैं और जंगल में जाना तो दूर की बात है, यहाँ लोग रात को जंगल की सड़क से भी जाना नहीं चाहते। मिस्टर राठौर, अगर हालात ऐसे हैं तो फिर आपने कुछ तो जांच पड़ताल जरूर की हुई। हमारी टीम वहाँ की तफ्तीश करके आई है, लेकिन सच तो ये है कि हादसा रुक नहीं रहे। ये लोग जो मानते हैं उस पर आपके डिपार्टमेंट ने ध्यान दिया है? देखिए, फजूल की बातों में जाता नहीं। भ्रम और मनगढ़ंत बातों को दूध देना बेकार की बात है। कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं कि इस जंगल में कोई आत्मा भटक रही है जो रोती चिल्लाती रहती है और वही ये हादसा कर रही है। और सब बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारा मन मानने से इनकार कर देता है पर दिल मानता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक लड़की है साइंस ग्रेजुएट, उसका कहना है कि वो अपने होने वाले पति के साथ संगरोली जंगलों से गुजर रही थी। देर हो गई, रात के अंधेरे में हादसा हो गया। उस लड़की का ये कहना है कि उसके होने वाले पति की मौत उसी आत्मा ने की है। क्या हम उस लड़की से मिल सकते? लेकिन इस वक्त वो बड़ी मुश्किल में है। मिस्टर राठौर, अगर वो लड़की हमारी मदद करे, उस घटना की हमें कोई डिटेल्स दे दे,
वहां ले जाए जहां ये घटना हुई थी, तो हमें अपनी तहकीकात में बहुत मदद मिलेगी। मैं आपको ले चलता हूँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है इस मामले में वो आपकी कोई मदद करे। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए और आपके लिए कि वो क्या चीज़ है, वो क्या राज है जो इतना खौफ फैला रहा है। आप हमें उसके पास ले तो जाइए, हम कोशिश करेंगे, शायद वो हमें उस जगह पर ले जाए जहाँ वो हादसा हुआ था। प्लीज चलिए कोशिश कर लेते हैं। मेरे जख्मों को और मत खरीदिए। मैं उस रात के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। बेटी, दूसरों का दुख दूर करने से अपना दुख कम होता है और दूसरों की मदद करने से मन को शांति मिलती है। यह है रणवीर सिंह, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और यह है मिस रूबी गुजराल, मशहूर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट? मैं नहीं चाहती मेरी फूटी किस्मत की कोई जर्नलिस्ट कहानी बनाए। ये आपके बारे में एक शब्द भी नहीं छापेंगे। हम सिर्फ उस हादसे की सच्चाई जानना चाहते हैं। मैंने आज तक सिर्फ सच्चाई बयां की है। कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं करता? और विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जो तुम कह रही हो सच है, पर एक बार खुद सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से। बेटी, मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आगे आने वाले हादसे रोकने हैं तो हमें इन लोगों की मदद करनी होगी। आइए प्लीज। अपने होने वाले पति प्रताप के साथ उनके दोस्त की शादी अटेंड करने संगरोली जा रही थी। शाम हो गई थी, अंधेरा छा चुका था। हम हंसते खेलते जा रहे थे कि करीब संगरोली पहुंचने के 50 किलोमीटर पहले प्रताप को एक चीख सुनाई दी जो एक लड़की की थी। फिर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक प्रताप चिल्लाया कि मेरे सामने कोई है। अचानक प्रताप चिल्लाया कि मेरे सामने कोई है जो रो रही है, जो सफेद कपड़ों में है। इससे पहले कि मैं देखती, प्रताप की बाइक एक पेड़ से जाके टकरा गई। मैं वहीं गिर गई सड़क पे। मैंने देखा कि उसकी बाइक और प्रताप दोनों दूर जाके गिरे। मैं भागते हुए उनके पास गई। वो बहुत ही घायल था, बहुत खून निकल रहा था। उसने मुझे बोला कि एक सफ़ेद कपड़े वाली लड़की ने, और बस फिर वो कुछ नहीं बोला। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। He never spoke a word after that. फिर मुझे भेड़िए के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। बदहवास हो चुकी थी। मैं वहाँ से भागी तेज़ी से, जब तक इस शरीर में जान थी उतनी तेज़ी से। जब होश आया तो देखा कि मेरे इर्द गिर्द फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं। मैं उन्हें वहीं लेके गई, पर ना वहाँ प्रताप था और ना ही उसकी बाइक। उस वक्त हमें ऐसा लगा कि हादसे की वजह से लड़की डर गई है, लेकिन चंद घंटों के बाद प्रताप की बॉडी मिल गई और उसके दूसरे दिन मोटरसाइकिल भी मिल गई। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत दिशा में थी। क्या आप हमें उस घटना स्थान तक ले जा सकती हैं? हरगिज नहीं,
अंडरस्टैंड बट प्लीज अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें मदद होगी प्लीज। सवाल ही नहीं उठता, मैं उस जगह पे फिर कभी नहीं जाऊंगी। कविता, जिस तरह तुमने किसी को खोया है, मैंने भी अपने करीबी साथी, एक अच्छे दोस्त को खोया है। आलिया नाम था, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत उज्जवल भविष्य था उसका। एक झटके में सब कुछ खत्म। उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन शायद उसके साथ भी वो ही हुआ हो जो तुम्हारे प्रताप के साथ हुआ था। आलिया को उस ताकत ने छीन लिया जो वहां उस जंगल में है। कविता, सिर्फ इतना जान लो कि हमारा मकसद यही है कि अब और कोई अपने प्रताप को ना खोए। हम जा रहे हैं। आपने जो वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। किसी के दर्द का एहसास होना इतनी आसान बात नहीं होती। आप में एक अपनापन है। मुझे नहीं पता मुझ में इतनी साहस या इतनी हिम्मत है या नहीं कि मैं आप लोगों का साथ दे सकूं, बट हाँ, मैं कोशिश करूंगी। मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, दो आंखें जैसे जल रही थी और मुझे घूर रही थी। दो आंखें जैसे जल रही थी और मुझे घूर रही थी। जीप इतनी स्पीड में जा रही थी, कोई कैसे घूर सकता है? वहम हुआ होगा। वहम, भ्रम, ये सारे वर्ड मैं पहले बहुत यूज करती थी, नास्तिक थी। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब मैं 100% कह सकती हूँ कि इस इलाके के लोग जो कुछ भी कहते हैं वो सब सच है। सुन लिया मिस्टर रणवीर, अगर आप इसकी बातों पर भरोसा करेंगे तो अरेस्ट कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी नहीं दे सकता। आपकी पुलिस तो बड़े फख्र से कहती है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है, इस वक्त ये सच्चाई है। इस केस को उस पट्टी को हटाए बिना सॉल्व करना नामुमकिन है। कानून की बात छोड़िए, आपके डिपार्टमेंट ने क्या किया? पिछले 12 साल से ये हादसे हो रहे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ 2 बार ही लोगों को भेजा तफ्तीश करने के लिए, वो भी डर के मारे दिन में। ठीक से तफ्तीश ही नहीं की। अगर आप लोगों ने जरा सी हिम्मत दिखाई होती तो कविता को अपने होने वाले पति को नहीं खोना पड़ता। अगर मुझे डर होता तो मैं आप लोगों के साथ आता क्यों? तफ्तीश की नहीं या तफ्तीश करने नहीं दी, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। करने नहीं दी, रोकने में किसकी भलाई हो सकती है? देखिए रूबी जी, हर इंसान में हिम्मत नहीं होती है। फॉरेस्ट ऑफिसर बनना अलग बात है और इंसान बनना अलग बात है। तफ्तीश के लिए जो भी जंगलों में जाता है ना, तो अड़चन उसकी रुकावट पैदा कर देती है।
देख लिया, ये रुकावट है, चेतावनी है कि हम जंगल की ओर ना जाएं। अगर हम अब भी नहीं माने तो ना जाने क्या होगा। कम ऑन कविता, ये गाड़ी मशीन है, मशीन में खराबी आ सकती है। देखो, पानी डाल देंगे ना तो ठीक हो जाएगी। मिस्टर रणवीर, गाड़ी में पानी तो होगा ना? हाँ, मैं लेके। आप मानते क्यों नहीं हो? आप बाहर से आए हो, आगे जंगल में क्या है आपकी समझ से बाहर है। जब तक कोई मरेगा नहीं, आप मेरी बात नहीं मानोगे। कविता प्लीज अपने आप को संभालो। हम जानते हैं तुम्हारे साथ हादसा हो चुका है, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं, तुम सिर्फ हम पर भरोसा करो। क्या हुआ? सुना आपने? क्या सुना? उस रेस्क्यू की आवाज सुनी आपने? कविता, बॉनेट खुला है, धुआं निकल रहा है, पानी डाला है, अंदर से कोई आवाज आ रही होगी। मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन भी प्रताप को हादसे से पहले किसी के रोने की आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई अपनी मौत पे रो रहा हो। कविता, कौन रो रहा है? हमारे अलावा कौन है यहाँ पे? तुम्हारे मन में डर बैठ गया है जो तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा कर रहा है। भ्रम नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं जाऊंगी। देखो, घबराने की कोई बात नहीं। मैं हूं ना, तुम मेरे साथ बिल्कुल महफूज रहोगी, है ना? देखो, एक काम करते हैं, यही करीब में ढाबा है, वही चलते हैं जब तक गाड़ी ठंडी हो जाएगी। ठीक है ना? चलें।